हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली जो कक्षा है उसमें हमने स्थिरपांतीय मिश्रण की बात की थी। इस क्लास में हम विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों की बात करेंगे। आखिर विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ जो विलयन होता है, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो कि उसमें उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुण क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं किसी भी विलयन के। तो यहाँ विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अर्थात जो विलयन में जो कण उपस्थित हैं, कणों की मात्रा कितनी है, कणों की सांद्रता कितनी है, इस पर अगर विलयन के कुछ गुण जो निर्भर करते हैं या कुछ गुणों का मान चेंजेस होता है, देखा जाता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, उस विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कुछ गुणधर्म हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट नंबर पर वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड जो गुणधर्म है उसकी स्टडी करेंगे। क्वथनांक का उन्नयन। थर्ड, हिमांक का अवनमन। फोर्थ, परासरण दाब। तो यहाँ किसी भी विलयन के 4 प्रकार के गुणों की हम स्टडी करेंगे। ये जो गुण हैं वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, उस पदार्थ में या उस विलयन में उपस्थित जो कण है या कणों की मात्रा है, कि कणों की मात्रा कितनी है, कणों की मात्रा कम है, कणों की मात्रा हमने मिला दी, ज़्यादा बढ़ा दी, सांद्रता बढ़ा दी, तो उस पर ये गुण है वो क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जिसमें पहला है वासुदाव का अपेक्षित अवनमन, अर्थात वासुदाव का घटना। सेकंड, क्वथनांक का उन्नयन, जो क्वथनांक होता है उसका बढ़ना। साथ ही हिमांक क्या होता है, अवनमन। और चौथा क्या है, परासरण दाब। तो ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं, उस विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा से। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म किसी भी विलयन के। तो यहाँ हम पहले उसकी बात करेंगे गुणधर्म की। फर्स्ट हमारे पास में है वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन। इसे हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे हमारे पास में एक पात्र है। इस पात्र में कोई भी शुद्ध विलायक या कोई पदार्थ हमारे पास में उपस्थित है, और यहाँ पर जैसे सपोज करो हमारे पास में जल की बात कर लें, जल है, तो जल के हमारे पास में क्या है, 100 अणु उपस्थित हैं। कितने अणु उपस्थित हैं, 100। और हमने ये माना कि ये 100 अणु हैं, इन 100 अणुओं के पास में जो ऊर्जा है वो भी कितनी है, इतनी ही ऊर्जा है।
तो यहाँ मैंने 1000 अणु माने, 1000 अणुओं के पास में जो ऊर्जा भी कितनी होगी, 1000 जूल होगी। कितनी होगी, जूल, क्योंकि प्रत्येक के पास में कितनी मानी जा रही है, 1 मानी जा रही है। अब यहाँ जो जल के अणु हैं ये क्या करते हैं, इस पात्र में क्या करते हैं, इधर उधर गति करते हैं। कोई इधर गति करेगा, कोई ऊपर की तरफ गति करेगा, कोई इस तरफ गति करेगा, कोई दीवारों पर क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, और कुछ अणु क्या करेंगे, जो ये सतह है इस सतह पर भी क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। अर्थात अनियमित गति इनकी क्या होती है, चलती रहती है, क्योंकि इनके पास में क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो ये क्या करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, अनियमित गति करेंगे, और अनियमित गति करने के कारण ये क्या करेंगे कि इस पात्र की दीवारों पर, साथ के साथ ऊपर की जो सतह है उस पर भी क्या लगाएंगे, फोर्स या दाब लगाएंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसका वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या हुआ, इन अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो सतह है या फिर जो पात्र है उसकी दीवारों पर जो दाब लगाया जा रहा है उसे हमने क्या कह दिया, वाष्प दाब। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे कि हमने सपोज करो हमारे पास में 1000 जल के अणु थे। हालांकि जल के अणु बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल के रूप में समझ लें। तो यहाँ 1000 जल के अणु थे, तो इनके पास ऊर्जा भी कितनी थी, 1000 जूल थी। अर्थात प्रत्येक के पास में कितनी ऊर्जा है, प्रत्येक अणु के पास में 1 जूल ऊर्जा है। और 1 जूल ऊर्जा ये क्या कर रहे हैं, इसमें अनियमित रूप से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और दीवारों पर क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, साथ ही द्रव की सतह पर भी क्या लगा रहे हैं, ये दाब लगा रहे हैं। अगर मैं मान के चलो इसमें कोई अन्य विलायक मिला देता हूँ, विलेय पदार्थ मिला देता हूँ, जैसे चीनी मिला दी मैंने, या फिर मैं शक्कर मिला सकता हूँ, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, चीनी और शक्कर इसमें चलेंगे, और मान के चलो मैंने नमक के 1000 अणु मैंने किसके मिलाए हैं, नमक के, NaCl के। अब यहाँ कंडीशन आप देखो कि हमारे पास में जो नमक के अणु आए इनके पास में कोई ऊर्जा तो है नहीं, जबकि हमारे पास टोटल ऊर्जा कितनी है, 1000 जूल है, और अणु हमारे पास में कितने हो गए, 2000 अणु हो गए। कितने अणु हो गए हमारे पास में, 2000 अणु हो गए। उस कंडीशन पर हम देख रहे हैं कि अणु हमारे पास कितने हो गए, 2000 अणु हो गए, जबकि ऊर्जा हमारे पास में फिलहाल कितनी है, 1000 जूल है, 1000 जूल। तो अब यहाँ मैं बात करता हूँ कि प्रत्येक अणु है उस पर ऊर्जा का मान कैसा हो गया, कम हो गया। पहले 1 जूल प्रति अणु थी, अब कितनी हो गई, 1/2 जूल प्रति अणु, अर्थात आधी हो चुकी। अब उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो ये अणु हैं ये के पास अब ऊर्जा कम रह गई, तो ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपनी गति करेंगे। पहले जो जैसी गति चल रही थी ऐसी गति नहीं रही, क्योंकि ऊर्जा नहीं है इनके पास में। और ये जो दीवारों पर टक्कर मारेंगे या दीवारों से टकराएंगे, सतह पर जो टक्कर मारेंगे उसकी जो दर होगी या गति होगी या वेग होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो गया तो हमने कह दिया यहाँ पर जो वाष्प दाब कैसा है, पहले की तुलना में कैसा हो गया, कम हो गया। तो वाष्प दाब कैसा हो गया, कम हो गया पहले की तुलना में। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ का जो वाष्प दाब था वो कैसा था, अधिक था। लेकिन शुद्ध पदार्थ में जब मैंने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जिसके पास में ऊर्जा नहीं है, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई, जिसे हम वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वाष्प दाब का अवनमन। अर्थात वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। जैसे यहां में सपोज करो जल का वाष्प दाब 5 अगर है तो यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, 5 से कम निकल के आएगा। इसका मतलब वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी होने का कारण आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की संख्या तो बढ़ी लेकिन इनके पास में जो निहित ऊर्जा थी उस निहित ऊर्जा का मान उतना का उतना ही है, 1000 जूल ही है। इसीलिए प्रत्येक अणु के पास में ऊर्जा का मान कैसा हो गया, कम हो गया। जब ऊर्जा का मान कम हो गया तो जो अणु है जो गति करेंगे वो कैसी करेंगे, कम गति करेंगे, स्लो मोशन में गति करेंगे, जिस कारण से ये जो पात्र है या जो सतह है उस पर जो टक्कर मारेंगे या जो दाब लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे वो कैसा होगा, कम होगा। और कम होने के कारण वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, अब इसमें आगे और देखते हैं हम कि जैसे मैं यह मान लूं कोई शुद्ध पदार्थ है या विलायक है, तो माना
माना शुद्ध पदार्थ या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हम पहले मानते चले आए हैं P0, मैंने A मान लिया, और विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, माना मैंने विलयन का वाष्प दाब P मान लिया। अब यहां वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि यहां हम एक बात देखेंगे कि शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब कैसा है, P है, अतः P0 A का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। अभी हमने देखा है शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसके जो अणु थे उनके पास ऊर्जा कैसी थी, ज्यादा थी। इसी कारण से वो दीवारों पर या सतह पर टक्कर कैसी मार रहे थे, तेज मार रहे थे, जिस कारण से उनके जो दाब था उसका मान कैसा था, ज्यादा था। अतः P0 A का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा, जबकि विलयन का जो वाष्प दाब है P, इसका मान कैसा होगा, कम होगा। इसीलिए वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन P0 A माइनस P, हमारे पास निकल के आ गया वाष्प दाब का अवनमन। अब हम बात करेंगे इसके बाद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन हमारे पास में कितना है, P0 A माइनस P। और जब आपेक्षिक की बात करेंगे तो जो शुद्ध हमारे पास जो विलायक था उसके वाष्प दाब को क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो यहाँ हमारे पास में निकल के आया P0 A माइनस P बटे P0 A। ये हमारे पास में क्या गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब हमें पता है कि किसी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है या वाष्प दाब में कमी है, तो वो क्या है, उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल भिन्नके कैसी होती है, समानुपाती होती है, या जैसे मूल भिन्न बढ़ेंगे तो वाष्प दाब अवनमन का मान भी कैसा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ किसी विलयन में वाष्प दाब में अवनमन विलय पदार्थ या घटक विलय पदार्थ के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अर्थात जो वाष्प दाब में अवनमन है या अपेक्षित अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहां से P0 A माइनस P बटे P0 A समानुपाती या बराबर है किसके, मूल भिन्न के, और मूल भिन्न किसकी है, विलय पदार्थ की। तो यहां से हम बात कर लेते हैं, सारे डेटा लिख लेते हैं। P0 A शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प दाब या वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। P हमारे पास में है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और X भी विलय घटक के मोल भिन्न। यहां से हमारे पास में X भी है, X भी क्या है, कोई भी जो विलय पदार्थ है उसके मोल भिन्न है। हमें पता है
कि मोल भिन्न क्या होता है, तो एक्स बी बराबर एन बी एन ए प्लस एन बी, अर्थात एन बी इसका मतलब बी के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल। तो यहां से एन बी क्या है अपने पास में, एन बी घटक बी के मोल, और यहां से एन ए हमारे पास में है घटक ए के मोल। तो यहां से हम एक्स बी की जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट ए बराबर एन बी एन ए प्लस एन। यहां हमारे पास में क्या है कि ये विलय के हैं और ये अपने पास में विलायक के मोल हैं, और हमें पता है कि जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा किसी भी विलयन में कैसी होती है, कम होती है। इसीलिए यहाँ पर हम जो विलय पदार्थ है उसके मोलों को क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है एन ए किसके है भाई, विलायक के। तो ये ग्रेटर 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 एन बी अर्थात विलय के, क्योंकि यहाँ पर जो विलायक है उसके जो मोल हैं वो विलय के मोलों से कैसे है, बहुत ही ज्यादा है। इस कारण से हम विलय के जो मोल हैं या विलय घटक के जो मोल हैं उस पदार्थ में, उनको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहां हमारे पास निकल के आएगा पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट ए बराबर एन बी बटे एन ए, अर्थात एन बी का बी के मोल और यहाँ क्या हो गए, ए के मोल। अब हमें पता है मोल को जब और आगे करते हैं तो हम इसे किस में खोलते हैं, मोल बराबर क्या होता है, पहले भी आ चुका है, तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहां बात कर लेंगे द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास में क्या है, द्रव्यमान इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, W से, और मोलर द्रव्यमान को हम किससे शो करेंगे, M से। तो यहां हम बात कर लेते हैं NB को हम खोल देते हैं। NB बराबर क्या होगा भाई, WB बराबर MB, और NA हमारे पास क्या होगा, WA बराबर MA। तो यहां से इन दोनों समीकरणों का मान हम यहाँ पर रख देंगे। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो विलयों के अणुसंख्यक गुणधर्मों की हमने बात की थी। विलयन के कुछ ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे सिलेबस में 4 प्रकार से हैं। पहला है वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट की वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन। तो यहाँ माना जो कोई शुद्ध विलायक है, इसका वाष्पदाब हमने मान लिया P नॉट ए, और विलयन का वाष्पदाब हमने कितना माना, P माना। तो वाष्पदाब में अवनमन या वाष्पदाब में कमी, क्योंकि हमें पता है कि जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, उसका वाष्पदाब कैसा है, ज्यादा है, और जो विलयन है उसका वाष्पदाब कैसा है, कम है। इसीलिए वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन क्या होगा, P नॉट ए माइनस P होगा। ये अपने किसके लिए है, शुद्ध के लिए है, ये किसके लिए है, विलयन के लिए है। अब बात कर लेते हैं वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन। तो यहाँ वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन करेंगे तो वाष्पदाब का अवनमन बटे साथ में क्या रखेंगे अपन, शुद्ध विलायक की बात कर लेंगे। तो P नॉट ए माइनस P बटे P नॉट ए। अब हमें पता है कि किसी भी विलयन में वाष्पदाब में जो अवनमन है या वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन किसके समानुपाती होता है या किसके बराबर होता है, मोल भिन्न के बराबर होता है। क्योंकि अगर जितना वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन होगा, मोल भिन्न का मान भी उतना ही ज्यादा उसका होगा। तो यहाँ हमने बात कर ली XV, अर्थात ये किसकी बात कर रहे हैं हम, विलय पदार्थ की।
क्योंकि विलय पदार्थ जितना ज्यादा डाला जाएगा वाष्प दाब में अवनमन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विलय पदार्थ है वो जनरली कैसा है, अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील, अर्थात वो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता। जब वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता तो वो क्या करेगा, वाष्प दाब को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि उसके पास में क्या है, एनर्जी नहीं है, उसकी वाष्प में जाने की टेंडेंसी नहीं है, वाष्प में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर पानी लिया, जल में क्या डाले, नमक डाली, NaCl। तो NaCl की प्रकृति कैसी है, वाष्प में कन्वर्ट होने की नहीं है। इसका मतलब कैसा पदार्थ हो गया, अवाष्पशील पदार्थ हो गया, वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता तो ये क्या करता है, जल को वाष्प में कन्वर्ट होने में क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, रोकता है उसे। इसीलिए वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी आ जाती है। अब यहाँ से XV की बात कर ली, हम आगे क्या करेंगे, ये क्या है, XV क्या है, P0 क्या है, शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, XV क्या है, विलय जो घटक है उसके क्या है, मोल भिन्न है या मोल अंश है, Na क्या है, घटक B के मोल, और Na क्या है, घटक A के मोल। अब यहाँ से हमने क्या किया कि ये हमारे पास में क्या है, A घटक है उसके क्या है, ये मोल है, ये क्या है, B घटक है उसके क्या है, मोल है। हमें पता है यहाँ पर जो B घटक है, B घटक हमारे पास में क्या है, विलय पदार्थ है, और विलय का जो अणु होंगे वो विलायक की तुलना में कैसे होंगे, बहुत ही कम होंगे। इसीलिए हमने क्या किया कि Na इज लार्जर, ग्रेटर Nb, अर्थात Na का मान कैसा है, बहुत ज्यादा है Nb से, इसीलिए Nb को क्या मान लिया, यहाँ पर मैंने 0 मान लिया। तो Nb क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसीलिए हमारे पास जो निकल गया P0A माइनस P बटे P0A Nb बटे Na। अब यहाँ से हमें पता है Nb क्या होता है, WB बटे Mb, क्योंकि हमें पता है मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और मोलर द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। तो यहाँ पर हमारे पास में W बटे M किसके लिए निकल के आया, मोल के लिए निकल के आया। इससे हम आगे लिख देते हैं नेक्स्ट, P0 A माइनस P बटे P0A बराबर NB बटे Na। अब यहाँ से NB क्या है अपने पास में, B के मूल, इसे हम खोलते हैं WB बटे MB। इसी प्रकार Na को हम खोलते हैं WA बटे MA। अब इनके मान हम क्या करते हैं, आगे रख देते हैं, तो P0 A माइनस P बटे P0 A बराबर, तो यहाँ हमने इसे रखा, सबसे पहले क्या NB है, तो NB के लिए क्या रखोगे, WB बटे MB बटे यहाँ से WA बटे MA। अब आगे हम इसे और लिख देते हैं, P0A माइनस P बटे P0A बराबर, अब इसे हम लिख देते हैं WB बटे MB कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, साथ ही साथ WA कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, MA आ जाएगा, MA। तो ये हमारे पास में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या निकल के आ गया, सूत्र निकल के आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हमें MB का मान निकालना हो तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, MB का मान ज्ञात कर सकते हैं। या सॉरी, हमें निकालना WB। WB क्या है, किसी भी विलय पदार्थ है उसकी किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है या भार की बात हो रही है, तो इसका जो भार है हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये कंफर्म हो रहा है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विलय के जो पदार्थ है या उसमें उपस्थित जो किसी भी विलयन में उपस्थित जो कण है उनकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है। तो जितनी विलय पदार्थ अवाष्पशील है उसकी जितनी मात्रा होगी वाष्प दाब में उतनी ही क्या होगी, कमी होगी, और वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन की बात करेंगे, जो भी क्या है किसी भी विलयन का एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।